नमस्कार दोस्तों। अभी आपका जो सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक चल रहा है वो राजपूत काल चल रहा है। और ये जो राजपूत काल है या सामंतवादी काल है, ये जो आपका इसका टाइम पीरियड है या समय है, ये इतिहास में 800 से 1200 के आसपास का समय माना जाता है। और ये भारत में संक्रमणकालीन काल के विषय में भी जाना जाता है। अर्थात इस समय या इस काल में भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, वरन छोटे छोटे राजवंशों का उदय विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हो चुका था, जो अपने आप को स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करते थे। और उसी में मैंने आपको प्रत्याहार वंश के बारे में अभी पढ़ाया इससे पहले वाली वीडियो में। और अब जो नया टॉपिक है उसको हम शुरू कर रहे हैं शाही वंश। पंजाब में एक शाही वंश था, आपने सुना होगा। महमूद गजनवी ने जिस समय भारत में आक्रमण किया तो कुछ एक राजा थे जिन्होंने महमूद गजनवी का विरोध किया और लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और वो पहले राजा थे जिन्होंने भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए दूरदर्शिता दिखाते हुए महमूद गजनवी का विरोध किया। तो वो वही इसी शाही वंश से संबंधित राजा थे। तो कनिष्क का वंशज वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम राजा था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था, जिसके विषय में हमें कुछ ज्ञात होता है। यद्यपि यूची भारत में अपना राज्य खो चुके थे। यूची लोग कौन थे? यूची कबीला कुषाण वंश से संबंधित था, इसलिए ये कहा गया है कि यूची लोग थे, वो अपना भारत में सत्ता खो चुके थे। फिर भी वे अफगानिस्तान क्षेत्र में शाही उपाधि धारण करते थे। कनिष्क लोग, कुषाण लोग ज्यादातर बड़ी बड़ी देवी उपाधियां धारण करते थे, जिसमें देवपुत्र, शाहानुशाही, राजकुमार, देवानुशासन, शाही, ये विभिन्न प्रकार की उपाधियां कुषाण लोग धारण किया करते थे। फारस के ससानी वंश के सम्राटों ने उन पर आधिपत्य जमाने का प्रयास किया तथा हूणों के आए दिन आक्रमण से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। शाही वंश जो हिंदू हो गया था अफगानिस्तान पर, जिसका आधिपत्य इस समय हो चला था, उसी शाही वंश का ये राजकुमार जिसका नाम जयपाल था, 7वीं शताब्दी में पश्चिम में उठती हुई मुस्लिम शक्ति के कारण शाहियों के सामने एक नवीन संकट खड़ा हो गया। इस शक्ति ने 807 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया तथा शाहियों को वहां से निकालकर पंजाब में बसने के लिए विवश कर दिया। गजनी के आसपास के जो मुस्लिम सत्ता के जो क्षेत्र थे, इन्होंने क्या किया कि जो 7वीं शताब्दी में हिंदू हो चुके शाही वंश के लोग ये यूची कबीले के थे, और जो हूणों के आक्रमण के परेशान हो गए और हूणों की वजह से बचने के लिए ये वहां से निकल आए। और निकलने के पश्चात काबुल पर इन्होंने अधिकार कर लिया। पंजाब में बसने का इन्होंने, और काबुल से भी आगे निकलकर ये पंजाब की ओर आ गए। और पंजाब क्षेत्र में उद्भानपुर इनकी राजधानी थी और इन्होंने वहां उद्भानपुर में अपनी सत्ता स्थापित की और वहीं पर शासन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अर्थात पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर शाही लोग शासन करने लगे। इसके पश्चात भी अफगानिस्तान के मुसलमान पंजाब में बार बार आक्रमण करते रहे और अंत में सुबक्तगीन ने निश्चित रूप से शासकों का एक संघ बनाया। सुबक्तगीन वही जो महमूद गजनवी से पहले सुबक्तगीन, अलब्तगीन नाम आपने सुना होगा। तो उसी में सुबक्तगीन 977 और 999 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल था। निश्चित रूप से शासकों का एक संघ बनाया तथा सामूहिक शक्ति लेकर वह गजनी की ओर बढ़ा, परंतु वह परास्त हो गया। विवश होकर उसे अपने राज्य के पश्चिमी जिले मुसलमानों को देने पड़े। उसके पश्चात सुबक्तगीन का ही पुत्र था जो भारतीय इतिहास में बहुत फेमस है, जिसका नाम था महमूद गजनवी। सुबक्तगीन के पुत्र का नाम क्या था? महमूद गजनवी। महमूद ने 1000 ईस्वी में जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया और उसको बंदी बना लिया। जयपाल कौन? जो शाही वंश का शासक था जयपाल। तो सुबक्तगीन जब मुसलमानों से हार गया और उसका बेटा जब हुआ जिसका नाम महमूद था, तो उसने देखा
कि हम सम्मानी राजवंश में मुस्लिमों से लड़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते, फिलहाल हमें पूरब की ओर रुख करना पड़ेगा, और जिसमें भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत में अगर हम आक्रमण करें या सत्ता स्थापित करें तो वहां हमें कुछ फायदा मिलेगा। तो महमूद ने भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण के दौरान महमूद ने जो हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल था उसको पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। किंतु बाद में जयपाल को छोड़ दिया गया, और इस दलित या दरिद्र जीवन से जयपाल को बड़ा गिलानी हुई। जयपाल से जब युद्ध हुआ तो जयपाल को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के पश्चात जयपाल को छोड़ दिया गया। जयपाल को छोड़ा, वो अपमानित फील किया, और जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को गद्दी सौंप दी और स्वयं आत्महत्या कर ली। ये शाही वंश का पहला शासक जयपाल था, जिसके समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, और सीमा पंजाब से लगी हुई थी इसकी। तो पंजाब में जो शासक शाही वंश का था जयपाल, उसने विरोध किया और युद्ध हुआ, और जयपाल से युद्ध होने के पश्चात ये जयपाल पराजित हो गया। महमूद से पराजित होने के पश्चात इसको बंदी बना लिया गया और इसे बाद में छोड़ दिया। जयपाल ने अपना इसमें अपमान समझा और अपने पुत्र को गद्दी देकर आनंदपाल, जिसका नाम था, और स्वयं आत्महत्या कर ली। आनंदपाल का जो शासनकाल है वो 1001 से लेकर 1013 ईस्वी है। आनंदपाल को बार बार महमूद का सामना करना पड़ रहा था, जिसने उसके प्रांतों को बार बार लूटकर तहस नहस कर डाला था। शासनकाल के प्रारंभ में उसने हिंदू राजाओं को महमूद के विरुद्ध लड़ने के लिए एक संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु इसमें भी उसको सफलता नहीं मिली। उसका अतिरिक्त भाई इसके पश्चात आनंदपाल हुआ, और आनंदपाल भी महमूद के आक्रमण से बहुत दुखी था, क्योंकि महमूद बार बार भारत पर आक्रमण करता था, और महमूद के आक्रमण के समय सबसे पहले सीमा उसकी पंजाब की लगती थी, जहां शाही वंश स्थापित था, और वहां का शासक आनंदपाल था। आनंदपाल ने क्या किया कि चलो कम से कम सभी राजाओं को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रयास करते हैं, इसको पराजित करते हैं, इसको रोका जाए। लेकिन इस संघ को बनाने में वो असफल रहा, और पूरे संघ को महमूद ने पराजित कर दिया। अंत में आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचनपाल 1013 ईस्वी से 1021 ईस्वी तक शासक हुआ, गद्दी पर बैठा। उसने वीरता पूर्वक महमूद से युद्ध किया, पर वह भी पिता की तरह परास्त हुआ, और उसके पश्चात शाही वंश का अंत हो गया। ये जो टॉपिक है शाही वंश, इसको पढ़ाने का मतलब एक ही मोटिव है या एक ही लक्ष्य है कि जिस समय भारत में विदेशी सत्ता अर्थात मुस्लिम आक्रांता प्रवेश कर रहे थे, उस समय पहला राजवंश एक ऐसा था, या हिंदू शाही राजवंश एक ऐसा राजवंश था जिसने मुस्लिम सत्ता का विरोध किया, जिसने महमूद को भारत में प्रवेश करने से रोका। अगर ये सभी राज्य जिस समय भारत में मुस्लिम प्रवेश कर रहे थे इकट्ठे होकर सामना करते तो ऐसी स्थिति न होती, और हो सकता कि महमूद भी गद्दी छोड़ महमूद भारत में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटाता। और इस प्रकार से देखा जाए तो पंजाब में शाही वंश, हिंदू शाही वंश के नाम से जो जाना जाता है, ये कुषाणों की यूची शाखा के ही कुछ वंशज थे, जो अपने आप को हिंदू रीति रिवाज में परिवर्तित कर चुके थे, और अपने आप को हिंदुओं से संलग्न करते हुए इन्होंने हिंदू शाही वंश की स्थापना पंजाब में की, और उनकी राजधानी उद्भांडपुर थी। और इसमें प्रथम शासक जयपाल हुआ, जयपाल के बाद उनका बेटा आनंदपाल हुआ, आनंदपाल के बाद उनका लड़का त्रिलोचनपाल हुआ, और ये सभी महमूद के आक्रमणों का विरोध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए, और अंत में महमूद ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया, और शाही वंश समाप्त हो चुका, शाही वंश खत्म हो गया। इसके पश्चात है नेक्स्ट वंश है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश आप जानते होंगे, इसमें
जयचंद राजा हुए हैं, उन्हीं से संबंधित है ये गढ़वाल वंश। जिस समय अंतिम प्रतिहार वंश के शासक राज कर रहे थे, तभी कन्नौज के साम्राज्य के टुकड़े होने लगे और प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। छोटे छोटे राजवंशों में एक गढ़वाल वंश भी है। गढ़वाल वंश में क्या है कि प्रतिहार वंश जिस समय अपनी बड़ासन स्थिति में था या मिटने ही वाला था, उस समय कन्नौज पर शासन करने वाले जो छोटे छोटे राजवंश थे उनके स्वयं के टुकड़े हो चुके थे और जो रियासतें थी इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 7वीं शताब्दी के समय में गजनी और लाहौर के यामिनी सुल्तानों एवं मध्य भारत के शासक परमार तथा कलचुरी वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आक्रमण किया। थोड़े काल के लिए दोआब पर अधिकार कर लिया। एक साधारण वंश के पुरुष चंद्रदेव ने मुस्लिम शासकों के अधीनस्थ होकर अपना जीवन प्रारंभ किया, जो आगे चलकर स्वतंत्र हो गया और उसने सारे उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। कन्नौज एवं बनारस के गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र हुआ, जिसका समय 1114 से लेकर 1160 ईस्वी तक है, जिसने बंगाल तथा मुस्लिमों के आक्रमण से बनारस की वीरता पूर्वक रक्षा की। उसने बंगाल के पाल वंशी शासकों से पश्चिम बिहार का एक छोटा सा भाग भी छीन लिया। कौन था? गोविंद चंद्र। ये गढ़वाल वंश का प्रतापी शासक था। दक्षिण के चोल वंशी शासकों से उसने मित्रतापूर्ण व्यवहार स्थापित किया और गोविंद चंद्र के पश्चात उसका लड़का विजय चंद्र शासक हुआ। तो मैंने बताया जो गढ़वाल वंश है, गढ़वाल वंश ये वही है जो राजा जयचंद वाला वंश है। आगे पढ़ेंगे हम इसमें। तो गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे पहला प्रतापी शासक हुआ और गोविंद चंद्र के पश्चात उसका लड़का विजय चंद्र हुआ, जो थोड़ा योग्य नहीं था, कह सकते हो निर्बल था। और विजय चंद्र का ही एक लड़का था, विजय चंद्र का पुत्र जयचंद 1179 से लेकर 1193 ईस्वी के शासन काल में राजा जयचंद हुआ। और इसके समय में छोटी छोटी घटनाएं हुई। गजनी के राजा को एक दूसरे तुर्की वंश के सरदार मोहम्मद गोरी के सामने हारना पड़ा। गजनी का उस समय जो शासक था तो तुर्की सरदार था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, और वो उससे हार गया। इस समय भारत में, उत्तर भारत में कौन स्थापित था कन्नौज के आसपास? राजा जयचंद, जो भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। कौन? गजनी का शासक, तुर्क का शासक मोहम्मद गोरी भारत में स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। उस समय गढ़वाल में शत्रुता चल रही थी। जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगता के स्वयंवर का आयोजन किया। उस समय चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज द्वितीय ने संयोगता का अपहरण कर लिया। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगता के स्वयंवर का आयोजन रखा। उस समय दिल्ली में शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। इसने संयोगता का अपहरण कर लिया, अर्थात जबरदस्ती अपहरण कर लिया। इसके कारण आपस की शत्रुता बढ़ गई। राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता बढ़ गई और इसी शत्रुता का परिणाम यह हुआ कि जब 1192 ईस्वी में शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई की तो जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। इस अदूरदर्शिता के कारण जयचंद सदैव के लिए अपमान और कलंक का भाजक बन गया। पृथ्वीराज को पराजय करने के पश्चात गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज पर भी आक्रमण किया और राजा जयचंद को बंदी बना लिया। राजा जयचंद इसमें मारा गया। शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने इस समय बनारस को लूटा। 1400 ऊंटों पर सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य आभूषण लादकर वह गोर के लिए ले गया। जयचंद का पुत्र कन्नौज में तुर्की शासन की कृपा पर शासन करता रहा। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब 1194 से लेकर 1193-94 के पश्चात 1225 तक का जो क्षेत्र कन्नौज के आसपास की जो घटनाएं हैं, यहाँ पर राजा जयचंद गढ़वाल वंश का था, विजयचंद्र का बेटा। इसके समय में मोहम्मद गोरी ने भारत में साम्राज्य स्थापित करने का एक विचार था या प्लान था उसका। इसी समय जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगता का स्वयंवर आयोजित किया।
इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान से उसकी शत्रुता हो गई। और 1192 में जब दिल्ली पर या पृथ्वीराज चौहान पर गौरी ने आक्रमण किया तो जयचंद्र ने अपनी दूरदर्शिता, कह सकते हैं समझदारी नहीं थी उस समय, क्योंकि वो विदेशी था, लड़ाई आपस की थी। अगर ये चाहता तो पृथ्वीराज की मदद कर सकता था, उस समय इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन यह जयचंद्र जो था विदेशी युद्ध से या पृथ्वीराज के युद्ध से दूर रहा, जिसमें 1191 में पृथ्वीराज को विजय मिली, 1192 में पृथ्वीराज पराजित हुए। और इसी के पश्चात 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और जयचंद्र को भी बंदी बना लिया, अर्थात गढ़वाल वंश भी नहीं बचा सका। और अंत में गढ़वाल वंश का जो राजा जयचंद्र था वो भी मारा गया। इसका लड़का जयचंद्र का था, वो कुछ समय तक तुर्कों के ही अधीन शासन करता रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात 1225 ईस्वी में गढ़वाल वंश को इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि इस समय 1225 का समय था, दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, तो ये हमने आपको गढ़वाल वंश के बारे में सूचना दी। अब इसके पश्चात एक और वंश छोटा सा रह गया है जो हम आपको अभी ब्रीफ में बताए दे रहे हैं। चौहान वंश मैंने बताया अभी पृथ्वीराज चौहान से संबंधित। ऐसा माना जाता है चौहान वंश की स्थापना एक चहमान नामक एक व्यक्ति था, उसने की थी। कुछ विद्वानों ने सूर्यवंशी तथा कुछ विद्वानों ने विदेशी कुल से उत्पन्न मानते हैं चौहानों। इस वंश की प्रमुख शाखा अजमेर के पास सावर में थी। जब तक प्रत्यारों का प्रभाव था चौहान वंश दबा रहा। प्रत्यार वंश के कमजोर होने के पश्चात इस वंश का प्रभाव बढ़ने लगा। चौहान वंश के प्रमुख शासक, इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक राजा विग्रहराज द्वितीय हुआ, जिसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को पराजित किया। इस वंश का, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? विग्रहराज द्वितीय। इसने चालुक्य वंश का जो शासक था मूलराज प्रथम, उसको पराजित किया और नर्मदा नदी के प्रदेशों को इसने जीत लिया। चालुक्यों का जो क्षेत्र था गुजरात के आसपास, मध्य भारत में था, नर्मदा नदी के आसपास, तो मूलराज को पराजित किया और नर्मदा नदी के आसपास के कुछ क्षेत्र थे उनको विजित कर लिया। जब तक इसके पश्चात इस वंश का विख्यात शासक अजय राज हुआ, जिसका समय 1105 से 1130 है। ये वही अजय राज है जिसने अजय मेरू, वर्तमान में जिसको अजमेर के नाम से जाना जाता है, अजमेर की स्थापना की। अजय राज ने अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज ने। और अजमेर को किस नाम से जाना जाता है? दूसरे अजय मेरू, अजय मेरू के नाम से अजमेर को जाना जाता है। और इसकी स्थापना अजय राज ने की, जिसका समय 1105 से लेकर 1130 के आसपास रहा। इसी अजय राज ने अजमेर में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, भवनों का निर्माण कराया। अजय राज के बाद उसका बेटा अर्णोराज हुआ। अर्णोराज जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया। 12वीं शताब्दी के पश्चात मध्य इस वंश का प्रतिभाशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ हुआ। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजय राज हुआ लड़का। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की। चौहान वंश की शुरुआत अगर देखी जाए तो कहां से हुई? एक चहमान नामक व्यक्ति के द्वारा चौहान वंश की स्थापना हुई और ये छोटे से रियासत के रूप में था। जब तक प्रत्यारों का बोलबाला था चौहान दबे रहे। जिस समय प्रत्यारों की सत्ता कमजोर हुई, चौहान ने अपने आप को ऊपर बढ़ाया, अपनी शक्ति का विस्तार किया। और इसमें सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? विग्रहराज द्वितीय, जिसने चौहानों की सत्ता को वास्तविक रूप से स्थापित किया। उसके पश्चात उसका बेटा हुआ अजय राज। अजय राज कौन था? जिसने अजमेर की स्थापना की, जिसको अजय मेरू के नाम से जाना जाता है, जिसने भव्य निर्माण, मंदिरों का निर्माण करवाया, भवनों का निर्माण करवाया। अजय राज के पश्चात उसका लड़का अर्णोराज हुआ, जिसने मुस्लिमों को भारत में सत्ता स्थापित करने से रोका। उसके अर्णोराज के पश्चात इस वंश का 12वीं शताब्दी के मध्य में एक प्रतापी शासक हुआ, जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, जिसको भीषण देव के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1193 ईस्वी से लेकर 1164 ईस्वी तक, जिसने तोमरों से दिल्ली छीन ली।
इससे पहले दिल्ली पर किसका अधिकार था? चौहानों से पहले तोमरों का। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल्ली तो तोमरों की है। तो तोमरों से किसने छीनी? विग्रहराज चतुर्थ अर्थात भीषण देव ने। चौहानों की प्रारंभ में राजधानी कौन सी थी? अजमेर। अजमेर राजधानी थी। अजमेर से फिर दिल्ली आई। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को छीन लिया तोमरों से और दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया। वह एक उच्च कोटि का लेखक और विद्वान का आदर करने वाला व्यक्ति था। बीशल देव के शासन काल में सोमदेव नामक विद्वान रहता था, जिसने कथा सरित सागर नामक कृति की रचना की है। सोमदेव जिसने बीशल देव हरकेल नामक नाटक की रचना भी की है। सोमदेव ने कथा सरित सागर और हरकेल नामक नाटक की रचना की। अंत में देखा जाए तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान हुआ, जिसको राय पिथौरा के नाम से या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1179 ईस्वी से लेकर 1192 तक रहा। यह भारत में जयचंद का समकालीन शासक था। राजकवि चंद्रवरदायी इसके दरबार में रहता था। चंद्रवरदायी की रचना है, इसका नाम पृथ्वीराज दासो है। जयचंद की पुत्री संयोगता का अपहरण करने के कारण जयचंद से इसकी शत्रुता हो गई और इसके समय में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया दिल्ली पर, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया और वो युद्ध क्षेत्र से भागने लगा। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर अदूरदर्शिता का परिचय दिया। पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान चाहते तो उस समय मोहम्मद गोरी को पकड़ सकते थे, बंदी बना सकते थे, मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद गोरी पुनः गया और उसने 1 वर्ष का इंतजार किया और अपनी सेना को संगठित किया और 1192 ईस्वी में पुनः उसने दिल्ली पर आक्रमण किया पूरी तैयारी के साथ। इधर पृथ्वीराज चौहान अपने दम्भ में, कह सकते हो अदूरदर्शिता दिखाते हुए, इन्होंने मुस्लिमों के आक्रमण से बचने के लिए कोई कार्य नहीं किया। जब दूसरा युद्ध 1192 में तराइन का हुआ पृथ्वीराज चौहान से, तो पृथ्वीराज चौहान इसमें बंदी बना लिए गए, अर्थात पृथ्वीराज की हार हो गई, परास्त हुए। पृथ्वीराज को बंदी बनाने के पश्चात कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वहीं पर पृथ्वीराज को मार दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर ले जाया गया, जहाँ कुछ समय तक उन्होंने और अपने पुत्र के साथ शासन किया अजमेर में मुस्लिमों के अधीन। कुछ इतिहासकारों का मानना है, खासतौर से चंद्रवरदायी का, कि एक धनुर्विद्या का टेस्ट हुआ, परीक्षा हुई, तो पृथ्वीराज